हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रेजिंग क्यूरियोसिटी विद आर के। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, जो प्रीवियस हमारे पॉलिटिकल कंसेप्ट हैं वो हम कवर कर चुके हैं। अभी हम आइडियोलॉजीज के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो इसमें हम पढ़ेंगे वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे। सो इसमें हम लिबरलिज्म क्या होती है ये पढ़ेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यू लिबरलिज्म। इसके साथ साथ इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। इसके जो की एक्सपोनेंट हैं, जो थिंकर्स हैं, वो भी हम जानेंगे। और उसके जो की कंसेप्ट हैं उनके वो भी समझेंगे। और लास्ट में इनका कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि सोसाइटी में, आज की सोसाइटी में इनका कैसा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो यूजफुल होने वाली है यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स के लिए, पीएसआईआर ऑप्शनल वालों के लिए भी ये यूजफुल होने वाली है। स्टेट पीसीएस जो ऑप्शनल जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट, जैसे एमपी का भी एग्जाम हुआ है, बीपीएससी का भी अभी होगा, पीपीएस यूपीपीएससी का भी निकला है, हिमाचल का जैसे अभी रिक्रूटमेंट अभी निकला हुआ है पेपर इसका। तो ये सभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के एग्जाम है इनमें भी ये बेनिफिशियल है। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। साथ में सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है। सो लिबरलिज्म। सो लिबरलिज्म है क्या? सो लिबरलिज्म के जो प्रिंसिपल हैं वो लिबर्टी से ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं, इंडिविजुअल की लिबर्टी। और यही ये बोलता है कि जो लिबर्टी होती है इंडिविजुअल की, इसको ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट गोल मानते हैं पब्लिक पॉलिसी का। ये इसका मेन मोटिव है। नाउ लिबर्टी कैसे आया? लिबर्टी इन द सेंस इम्प्लाइज लिबरेशन फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स, की रुकावटों से आज़ादी। लिबरेशन फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट, पर्टिकुलरली फ्रॉम द रिस्ट्रेन इम्पोज्ड बाय द अथॉरिटेरियन स्टेट। अथॉरिटेरियन को आप तानाशाह भी कह सकते हैं, डिक्टेटरशिप भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, जर्मनी, नाजी जर्मनी अंडर हिटलर। सो अथॉरिटेरियन स्टेट का जो एक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है यहाँ पे इंडिविजुअल, एक ग्रुप या एक इंस्टीट्यूशन और जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो इंस्टेंट किए जाते हैं एक सेक्रेड बुक में, जो रिकॉर्ड की जाती है एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जिसको सोर्स ऑफ अथॉरिटी माना जाता है। उसका क्या मतलब है कि लेजिटिमेट पावर है वो, उसके ऑर्डर और उसकी डायरेक्शंस जो हैं वो ओबे करनी पड़ती हैं, विदाउट क्वेश्चनिंग, विदाउट सवाल पूछे सबको, वो भी सबको उसकी जो ऑर्डर्स और डायरेक्शंस वो फॉलो करनी पड़ती हैं विदाउट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। सो वो ऑथोरिटेरियन स्टेट होती है। This principle was evolved in the West in the late 17th century in order to liquidate feudal privileges of the land owning classes। कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ ये लेट 17th सेंचुरी के वेस्ट यानी कि पश्चिम के देशों में ये आया था। क्यों आया था? क्योंकि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, जो लैंड ओनिंग सोसाइटी, लैंड ओनिंग क्लास है, उनको लिक्विडेट, उनको खत्म करने के इसका मोटिव मेन रहा है। और इसने क्रिएट कर दी एक ऐसी फेवरेबल कंडीशन फॉर द न्यू इंटरप्रेन्योरल क्लासेस, यानी कि बिजनेस क्लासेस, कैपिटलिस्ट क्लासेस को आप मानते हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूट कर पाए सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए। इनफैक्ट जो लिबरलिज्म है ये फिक्स्ड नहीं है, नॉट इन अ फिक्स्ड मोड ऑफ थॉट बट एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। इसको आप एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट मान सकते हैं जो सीख करती है टू अकोमोडेट न्यू आइडियाज इन ऑर्डर टू फेस न्यू सिचुएशन एंड न्यू चैलेंजेस। ये न्यू आइडियाज को अकोमोडेट करती है न्यू चैलेंजेस और सिचुएशन के हिसाब से उसको फेस करते हुए। अभी इसके कुछ बेसिक टेनेंट्स, कुछ इसकी जो जम्पशंस जो ये मानते हैं, वो उनके थिंकर हैं वो क्या मानते हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे ये पहले बोलते हैं कि मैन इज ए रैशनल क्रिएचर, कि जो आदमी है वो रैशनल क्रिएचर है, इनका ये मानना था। वो कहते हैं कि ही हैज इमेंस पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस एज वेल एज टू हिज ओन गुड। कि वो सोशल प्रोग्रेस को तो कंट्रीब्यूट करता ही है, वो अपने गुड, अपने खुद के भले के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करता है, जो कि एक बात सही मानी जानी चाहिए।
सेकंड वो बोलते हैं देयर इज नो बेसिक कंट्राडिक्शन बिटवीन एन इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट एंड द कॉमन इंटरेस्ट। वो मानते हैं कि एक इंडिविजुअल के सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं वो मानते हैं। वो मानते हैं कि वो सेम ही है, यानी कि जो एक इंडिविजुअल चाहता है वो कॉमन इंटरेस्ट भी वही चाहता है, जो सोसाइटल इंटरेस्ट है वही वो भी है। बट जो फैक्ट है वो ये है, द कॉमन इंटरेस्ट डिनोट पॉइंट ऑफ रिकंसिलिएशन बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। अभी डिफरेंट इंडिविजुअल के डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे और वो रिकंसिलिएशन करेंगे, वो एक कहते हैं कन्वर्जिंग पॉइंट पे आएंगे, उसको हम मान सकते हैं कि वो कॉमन इंटरेस्ट डिनोट करता है। तो ये असलियत है, पर इनका मानना है कि वो कॉमन होते हैं। थर्ड ये कहते हैं कि मैन इज एंडोड विद certain natural rights which cannot be transgressed by any authority। ये मानते हैं कि आदमी को कुछ ऐसे नेचुरल राइट मिले गए हैं जो कि किसी अथॉरिटी के द्वारा नहीं लिए, या उनका हनन नहीं किया जा सकता। बट ऐसा हम नहीं देखते हैं कि नहीं होता। आप इसको लिंक करके देखेंगे आज के समाज में तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, अथॉरिटी कैसे काम करती है। थोड़ा सा अपने आसपास के खबरें देखेंगे तो आपको ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। फोर्थ ये बोलते हैं डी कि सिविल सोसाइटीज एंड द स्टेट आर आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल टू सर्व द कॉमन इंटरेस्ट। ये मानते हैं कि सिविल सोसाइटी और जो स्टेट है ये आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, क्रिएट किए गए हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा ही कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। दे आर एंटाइटल्ड टू डिमांड ओबीडियंस टू देयर ऑर्डर्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑन द कंडीशन ऑफ फुलफिलिंग दिस इंटरेस्ट। ये बोलते हैं कि दे आर एंटाइटल्ड टू डिमांड ओबीडियंस, कि वो डिमांड करते हैं ओबीडियंस टू देयर ऑर्डर फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, कि वो इंडिविजुअल्स को बोलते हैं कि वो उनके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ये उनकी डिमांड है, ताकि वो अपने फंक्शंस को सही से कर पाएं, ताकि वो फुलफिल कर पाएं अपने फंक्शंस को। ये कंडीशन है उनकी। वो आगे ये कहता है कि लिबरलिज्म बिलीव करते हैं प्राइमेसी ऑफ प्रोसीजर ओवर द एंड प्रोडक्ट। वो प्रोसीजर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड प्रोडक्ट पे नहीं करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे नहीं करते हैं, ज़्यादा वो प्राइमरली वो प्रोसीजर पे फोकस करते हैं। जैसे मैकेवली कहते हैं इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई द मीन, ये उल्टा कहते हैं, ये वो नहीं मानते मैकेवली की विचारधारा। इसका मतलब इफ द प्रोसीजर फॉर अराइविंग एट ए डिसीजन इज राइट, that decision may be accepted to be right. Liberal view of freedom, equality, justice, and democracy is a search of the right procedure in different sphere of social life। ये मानते हैं कि अगर प्रोसीजर सही है, डिसीजन सही लिया गया है, तो वो माना जा सकता है कि वो डिसीजन राइट है। अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी, जस्टिस और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये भी एक इनकी सर्च फॉर राइट प्रोसीजर ही है। डिफरेंट स्फीयर ऑफ सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में, ये एक इनकी एक सर्च, मतलब ये खोजने की वही है, इनकी प्रक्रिया है सही प्रोसीजर को। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि लिबरलिज्म प्रमोट करता है सिविल लिबर्टीज को इंडिविजुअल की, जैसे कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, freedom of association and movement, personal freedom, that is which rules out search or arrest without a warrant। ये सभी लिबरल का मानना था। strict compliance with legal and judicial procedures, any restriction on individual freedom should be meant to ensure equal freedom for others। अगर ये बोलते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल की फ्रीडम पे लग रही है, वो तभी लगनी चाहिए ताकि वो दूसरों को इक्वल फ्रीडम इंश्योर करे। फॉर एग्जांपल, आप एक टेररिस्ट जो इंडिया की बॉर्डर पे अंदर आ गया, इंडिया में घुस गया है, आप उसको खुले आम नहीं घूमने दे सकते। आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट ए वारंट भी, क्योंकि वो दूसरों की इक्वल राइट को इंश्योर करेगा। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ये मानते हैं, लिबरलिज्म होल्ड करते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। ये बोलते हैं कि नो इंडिविजुअल कैन एक्सेप्ट एनी ऑब्लिगेशन विदाउट हिज ओन कंसेंट। अपनी कंसेंट के बिना कोई भी इंडिविजुअल एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी ऑब्लिगेशन को। ये इनका मानना है। और ये भी कहते हैं स्टेट वुड फंक्शन एज एन एम्पायर। ये स्टेट को बोलते हैं कि वो उसका काम सिर्फ एम्पायर मात्र ही है, ताकि वो एनफोर्स करे कॉन्ट्रैक्ट को। जो कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ते हैं होप्स लोक रूसो में, वो उसी की बात कर रहे हैं। इसमें जो है वो जॉन लॉक का कॉन्ट्रैक्ट इसमें होता है, पढ़ेंगे हम जॉन लॉक इसमें आएंगे।
So but however contract concluded under pressure or the one which compromise dignity of the individual shall be void. बट जो वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉम्प्रोमाइज करता है डिग्निटी इंडिविजुअल की, वो उसको हम नहीं मानेंगे। ये ये भी बात सही है कि दूसरों की इंडिविजुअली को डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नेक्स्ट बोलते हैं कि ये होल्ड करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी शुड बी प्रोडक्ट ऑफ फ्री बार्गेनिंग बिटवीन ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म टू परस्यू देयर कॉमन इंटरेस्ट। कि पब्लिक पॉलिसी जो होनी चाहिए वो फ्री प्रोडक्ट किसका होना चाहिए, फ्री बार्गेनिंग का, इंडिविजुअल का, जो कि कॉमन इंटरेस्ट को परस्यू करने जा रहे हैं। ये कुछ इसके टेनेंट्स बेसिक हैं जो वो मानते हैं। आगे थोड़ा और हम लिबरलिज्म को जानते हैं। इसमें ये जो नोट्स हैं ये मैंने ओपी गाबा की किताब से निकाले हैं, तो इसको मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया है, पॉइंटर्स की फॉर्म में, ताकि इजी टू ग्रैस्प हो जाए। आई होप यू लाइक दिस। सो अभी हम देखेंगे बेसिक आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। तो बेसिक आइडिया लिबरलिज्म का क्या है? लिबरलिज्म मानता है, ट्रीट करता है मार्केट सोसाइटी एज ए मॉडल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और मार्केट सोसाइटी को सोशल ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल की तरह मानता है। उनका जो मेन रोल है वो मानते हैं कि स्टेट का मेन रोल वही है, कहाँ तक कन्फाइन किया गया कि वो प्रोटेक्शन दे इंडिविजुअल की लाइफ और प्रॉपर्टी को। इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस किया गया, इंडिविजुअल की लाइफ और प्रॉपर्टी। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट करने पे उसको बोला गया। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ द मिनिमम कॉमन सर्विसेज विच वुड नॉट बी टेकन अंडरटेकन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो कॉमन सर्विसेज हैं वो नहीं ले पाएंगे उनको मेंटेनेंस करने के लिए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइकवाइज। तो ये चीज़ें इन लिबरल व्यू स्टेट इज ए नेसेसरी इबल। ये बोलते हैं कि स्टेट एक नेसेसरी इबल की तरह काम करता है, कि द स्टेट इज द मीन्स एंड द इंडिविजुअल इज द एंड। कि स्टेट वो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है जो इंडिविजुअल के एंड को फुलफिल करता है। इंडिविजुअल का एंड क्या है? कॉमन इंटरेस्ट, उसके खुद के इंटरेस्ट को सामने आना, वो चीज़ ये मानते हैं। लिबरलिज्म रूल आउट करते हैं एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ स्टेट। ये बोलते हैं कि स्टेट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होती, जैसे कि थॉमस होब्स अपनी लेविएथन की किताब में मानते हैं, तो ये उसके खिलाफ हैं। अर्ली एक्सपोनेंट की बात करें लिबरलिज्म के, इसमें हम कुछ थिंकर जानेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास थिंकर आते हैं वो जॉन लॉक आते हैं, एडम स्मिथ और जेरेमी बेंथम आते हैं, जो अर्ली एक्सपोनेंट माने गए हैं। आप ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो लॉक हैं इसको माना जाता है फादर ऑफ लिबरलिज्म, एडम स्मिथ को माना जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जेरेमी बेंथम को फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भी माना जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। All three defended the principle of laissez-faire, implying least interferences of the state in the economic activities of the individual। कि जो तीनों मानते थे कि प्रिंसिपल ऑफ लेजर-फेयर की तो जो स्टेट की इंटरवेंशन है वो लीस्ट होनी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडिविजुअल के, ये वो उनका मानना था। नेक्स्ट हम टाइप की बात भी करेंगे। जो इसमें नेगेटिव जो लिबरलिज्म है इसको कहा गया है, क्लासिकल लिबरलिज्म भी नेगेटिव को ही कहा जाता है। इसमें जो हमने पढ़े लॉक, स्मिथ और बेंथम, ये क्लासिकल लिबरलिज्म से एसोसिएट होते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म नेगेटिव लिबरलिज्म को कहा जाता है क्योंकि ये कंटेम्पलेट करता है नेगेटिव रोल ऑफ द स्टेट इन द स्फेयर ऑफ द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। ये बोलता है कि स्टेट का रोल मिनिमम है, नेगेटिव रोल में दिखाते हैं कि स्टेट का ज़्यादा रोल नहीं है, कि इंडिविजुअल अपने काम कर सकता है। Herbert Spencer sought to reform negative liberalism by applying the principle of natural science to social organization। जो और हर्बर्ट स्पेंसर थे ये रिफॉर्म करते हैं नेगेटिव रोल को, क्या अप्लाई करके? नेचुरल साइंस के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे, सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई करके। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की क्लासिकल लिबरलिज्म की, जो जेएस मिल ने की। जेएस मिल जो थे इन्होंने मॉडिफाई किया, क्या किया? मॉडिफाई यूटिलिटेरियनिज्म को किया, प्रिंसिपल ऑफ लेशल फेयर को किया। हिज मॉडिफिकेशन ऑन फिलोसॉफिकल ग्राउंड पेव्ड द वे फॉर द थ्योरी ऑफ द वेलफेयर स्टेट। जो आज हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट का काम वेलफेयर का होना चाहिए, वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, तो वो हम जेएस मिल से समझ सकते हैं कि उनका वो फिलोसॉफिकल ग्राउंड उन्होंने बनाया इसके लिए। टीएच ग्रीन जो थे वो उन्होंने पॉजिटिव लिबरलिज्म का जो था उसको दिया। सो टीएच ग्रीन ने ऐड किया मोरल डायलेमा टू द लिबरलिज्म। ही एडवोकेटेड ए फुल फ्लेज थ्योरी फॉर द ऑफ द लिबरल ऑफ द वेलफेयर स्टेट। उन्होंने वेलफेयर स्टेट की फुल फ्लेज थ्योरी दी। दिस ट्रेडिशन वाज फर्दर डेवलप, ये फर्दर डेवलप किसने किया? आप इस टीएच ग्रीन से आप एक चीज़ याद रखें कि फुल फ्लेज थ्योरी दी उन्होंने, एक मोरल डायलेमा से वेलफेयर स्टेट को
इन्होंने किया कि वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है कि पॉजिटिव रोल दिखाया उसका कि स्टेट को काम करना चाहिए। पहले वो बोलते थे नहीं भाई स्टेट स्टेट का सिर्फ इतना काम है वो इंटरफेयर ना करे इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये बोल रहे कि नहीं स्टेट का रोल इंटरफेयर का भी है, तो पॉजिटिव इन्होंने कहा दिया कि स्टेट का पॉजिटिव रोल। तो इस तरह से आप याद रखेंगे चीज़ों को। एल.टी. होम हाउस इसमें आ जाएंगे, हराल्ड जे लास्की और आर.एच. टॉनवे। तो ये तीनों ने इसको फर्दर डेवलप किया। अभी पॉजिटिव लिबरलिज्म और वेलफेयर स्टेट का थोड़ा सा और जानेंगे। इसको वो कहते हैं कि थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल ऑफ द वेलफेयर स्टेट फ्लरिश्ड इन द इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ यानी कि 1900 से लेके 1949 और 50 तक ये रहा। तब तक हम मान सकते हैं इसको कि ये फ्लरिश किया। It advocated a positive role of the state in securing a dignified life for individuals. इसने एडवोकेट किया एक पॉजिटिव रोल को स्टेट के, ताकि वो एक सिक्योर करे, क्या सिक्योर करे, डिग्निफाइड लाइफ, सम्मानजनक जीवन जो है वो मिले इंडिविजुअल को, उसको उस पर इन्होंने इसने फोकस किया, तो इसलिए इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म कहा गया है। नेक्स्ट बात करें तो लिबरलिज्म, इसका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमेंशंस देख लेते हैं। ये यहाँ पे डिमेंशन दिए गए हैं, यहाँ पे इसका लिबरलिज्म प्रमोट क्या करता है वो दिए गए हैं। तो पॉलिटिकल डिमेंशन में ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक डिमेंशन में ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है, और सोशल करेक्शन में ये क्या करता है, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, वेलफेयर स्टेट की बात ये करता है। तो ऐसे आप लिंक करेंगे चीज़ों को तो ज़्यादा जल्दी समझ जाएगा। पॉलिटिकल में डेमोक्रेसी, इकोनॉमी में कैपिटलिज्म और सोशल में वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है। So democracy concern किससे? So democracy is concerned with the fulfilling the needs and the aspiration of ordinary people. ये डेमोक्रेसी का ये मेन मोटिव है। सेकंड कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म however can result in the concentration of the economic power in the hands of few. कैपिटलिज्म जैसे कि विचारधारा आपको पता है, कैपिटलिज्म जहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो प्राइवेट के हाथों में होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में होती है, प्राइवेट कंपनी के हाथों में होती है। तो उसकी वजह से कंसंट्रेशन वेल्थ का हो सकता है, इकोनॉमिक पावर का कुछ हाथों में, प्राइवेट हाथों में हो सकता है। जैसे कि हम इंडिया में आज के ज़माने में देख ही रहे हैं, हम बोलते हैं अडानी अंबानी, खैर यू नो बेटर। कंसंट्रेटेड इकोनॉमिक पावर में बी यूज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द। सो ये जो इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन है ये यूज़ की जा सकती है। हम साथ साथ में एनालाइज भी कर रहे हैं, ये चीज़ें एनालाइज के बाद में आएंगी। ये इसको थोड़ा सा ऐसे देखें आप, ये जो इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेटेड होगी उसको ऑर्डिनरी पीपल के इंटरेस्ट के खिलाफ ही यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि एक आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, जैसे आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप उसके बारे में पढ़ लेना। जैसे आपने वन तारा का कंसेप्ट सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सर्च करके देखना वन तारा क्या है, तो ये चीज़ आपको आएगी समझ ज़्यादा सही से कि एक पर्सन के पास इतनी ज़्यादा धन दौलत है कि उसने लोगों यहाँ पे रह रहे हैं जो ट्राइबल एरिया उसको हटा दिया वहाँ से, और वहाँ पे फैक्ट्री लगाने के चक्कर में उसने इन्वायरमेंट को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा दिया। तो उस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। वेलफेयर स्टेट जो है ये सीख करती है रेटिफाई करने की, जो कि कॉन्ट्रोडिक्शन दी गई है सोसाइटी में। पॉजिटिव रोल, स्टेट का पॉजिटिव रोल ये करती हैं, इंडिविजुअल को वेलफेयर को सर्व ये करती हैं। सो ये हमने बेसिक आइडिया जान लिया है लिबरलिज्म का। इससे आप अच्छा सा आंसर लिख पाएंगे अगर पेपर में लिबरलिज्म का पूछते हैं। और थॉट्स जो उसके थिंकर वो भी बेसिकली हमने थोड़ा सा कवर कर लिया है पोर्शन। आगे हम जो उसकी स्ट्रीम्स है वो देखते हैं। स्ट्रीम्स ऑफ लिबरलिज्म की बात करें तो अर्ली लिबरल थॉट था, जो थ्योरी थी वो मिली टू डायरेक्शन में चली, इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म। पहले हम इंडिविजुअलिज्म को देखते हैं। ये बेसिक आइडिया इनका क्या है कि इंडिविजुअलिज्म फोकसेस ऑन द आइडिया एज ए रैशनल, इंडिविजुअल जो है वो रैशनल क्रिएचर है, ये मानते हैं। बोलते हैं कि इट रिक्वायर्स दैट द इंडिविजुअल के पास डिग्निटी हो, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और जजमेंट हो, कि दिस थिंग शुड बी गिवन फुल रिकॉग्निशन व्हाइल मेकिंग पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजंस। इन तीनों पे पूरा फोकस किया जाना चाहिए, रिकॉग्निशन की जानी चाहिए जब पब्लिक पॉलिसीज और डिसीजन लिए जाएं। ये इंडिविजुअल को एज ए एंड की तरह देखते हैं, इंडिविजुअल एज एन एंड की तरह देखते हैं कि नो इंडिविजुअल शैल बी मेड टू सफर इन ऑर्डर टू बेनिफिट लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी। ये यूटिलिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ चले गए हैं यहाँ पे कि लार्जेस्ट सोसाइटी को नहीं देखना, हमें इंडिविजुअल को देखना है कि ओनली एन इंडिविजुअल कैन हैव राइट्स, कि इंडिविजुअल के पास अधिकार होने चाहिए। जैसे फैमिली, ट्रेड यूनियन, कॉर्पोरेशन, स्टेट कैन नॉट हैव द राइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द राइट ऑफ देयर इंडिविजुअल मेंबर, कि वो उनके पास ऐसे अधिकार नहीं होंगे जो इंडिविजुअल के डिस्टिंक्ट हों, अलग हों उनसे। तो जो अधिकार इन सबको मिले गए हैं वही इंडिविजुअल के पास, मेंबर के पास होने चाहिए, ये इनका मानना।
सिमिलरली ये बोलता है कि नो सोशल यूनिट कैन हैव इंटरेस्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स, कि जो सोशल यूनिट है उसके जो इंटरेस्ट है वो अलग नहीं होने चाहिए उसके इंडिविजुअल मेंबर से। जो हमने ऊपर देखा वही चीज़ ये रिपीट कर रहे हैं। सेकंड ये बोलते हैं कि वॉलेंटरी ट्रांजैक्शंस, वॉलेंटरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। इंडिविजुअलिज्म सपोर्ट करता है सोशल और लीगल सिस्टम के, किसके बेस पे, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल, कि लीगल और सोशल सिस्टम को ऐसा होना चाहिए कि वो इंडिविजुअल वॉलेंटरी ट्रांजैक्शन को करें। कैसे करें, ये स्ट्रांगली अपहोल्ड करते हैं कि मार्केट सोसाइटी के मॉडल को। अभी मार्केट सोसाइटी मॉडल क्या होता है, जैसे एडम स्मिथ ने अपने कंसेप्ट में दिया था इनविजिबल हैंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे उन्होंने बोला था इनविजिबल हैंड है, इकोनॉमी के पास एक इनविजिबल हैंड है, वो अपने आप को करेक्शन कर लेता है। इंडिविजुअल हैंड में क्या होता है, वो डिमांड और सप्लाई के बात करते हैं कि डिमांड और सप्लाई इंडिविजुअल हैंड उसकी तरह काम करता है। कि इवन टैक्सेशन शुड बी कन्फाइंड टू द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कॉमन सर्विसेज, कि जो वो कहते, वो यहाँ तक कहते हैं कि टैक्स लेते हैं वो कॉमन सर्विस की मेंटेनेंस के लिए ही यूज़ की जानी चाहिए। ये मानते हैं, इंडिविजुअलिज्म का ये मानना था। इसके जो मेन थिंकर्स इसमें आते हैं जॉन लॉक और एडम स्मिथ आते हैं। तो कीवर्ड्स की बात करें, इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं कि उनके पास डिग्निटी है, राइट्स हैं, वॉलंटरी ट्रांजैक्शन है, मार्केट सोसाइटी है और लिमिटेड टैक्स। यहाँ से आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट यूटिलिटेरियनिज्म की बात करते हैं। इसका जो बेसिक आइडिया ये देखते हैं कि यूटिलिटेरियन मानते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर होगी तो वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल सेटिस्फाई करेगा। Unless strict individualism, utilitarianism allow the interest of the few to be sacrificed in the interest of the collectivity। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ये उसके विपरीत है कि यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं कि अगर कुछ के इंटरेस्ट जो हैं वो सेक्रीफाइस हो रहे हैं ताकि कलेक्टिविटी के इंटरेस्ट बने रहे तो हो जाने दो, वो सही। जबकि इंडिविजुअलिज्म कहते हैं कि नहीं, एक एक इंडिविजुअल जरूरी है, ये उनका मानना है, इंडिविजुअल जरूरी है। अभी हैप्पीनेस की मीनिंग कैसे डिफाइन करते हैं यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल वाले जेरमी बेंथम। ये कहते हैं कि हैप्पीनेस इज डिफाइंड एज द बैलेंस ऑफ प्लेजर ओवर पेन डिराइव्ड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट्स एंड पॉलिसीज, की जो बैलेंस बनता है, प्लेजर का बैलेंस बनता है पेन के ऊपर, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट और पॉलिसीज से ड्राइव किया गया हो, उसको वो हैप्पीनेस मानते हैं। यानी कि आपका प्लेजर ज़्यादा और पेन ही आपकी कम है तो आप हैप्पी हो। जेरेमी बेंथम इसमें आ जाते हैं, इसको ये जेनेसिस मानते हैं कि फाउंडर हैं यूटिलिटेरियनिज्म के। इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि नेचर हैज़ पिक्ड मैनकाइंड टू सोवरेन मास्टर्स दैट इज प्लेजर एंड पेन, कि नेचर ने दो जो सोवरेन मास्टर हैं वो मैनकाइंड को प्लेस करके दिए हैं, प्लेजर एंड पेन। ये बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर इज गाइडेड बाय द डिजायर टू ऑब्टेन प्लेजर एंड अवॉइड पेन। बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि वो प्लेजेंट सीकिंग बिहेवियर है उसका और वो पेन को अवॉइड करता है, ये उनका मानना है। यूटिलिटी की जो प्रिंसिपल है वो यही मानते हैं कि जो मॉरल प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी है वो शुड एम एट प्रमोटिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, कि जो मॉरल प्रिंसिपल है जो स्टेट की पॉलिसी है वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर को प्रमोट करना उनका एम होना चाहिए। बेंथम मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ डिफरेंट प्लेजर्स, उसने कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा प्लेजर के डिफरेंट क्वालिटी पे। कोई प्लेजर गुड प्लेजर बैड प्लेजर हो सकता है। वो बोलता है कि अगर कोई आदमी पोइम लिख रहा है, पोइट्री पढ़ रहा है, पोइट्री पढ़ने से जो प्लेजर आ रहा है गेम खेलने से भी उतना ही आ रहा है। उसने इसकी एक कोट मेरे को याद आ रही है कि वो बोलता है पिन बॉल ऐसे कुछ बोलता है, पिन बॉल इज एज गुड एज पुश पिन इज एज गुड एज पोइट्री। पुश पिन एक गेम होती है और उसने उसको पोइट्री से कंपेयर कर दिया। तो वो मानता था कि जो क्वालिटी ऑफ प्लेजर है वो डिफरेंट नहीं है, वो सब में सेम ही होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्या ये इंडिविजुअल पे डिपेंड कर सकता है, किसी को कोई काम करने से ज़्यादा प्लेजर मिल रहा है, किसी काम करने से कम मिल रहा है, तो ऐसे बेटर कर सकते हैं। ही एम्फोसाइज्ड मैक्सिमाइजिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लेजर, उसने क्वांटिफिकेशन कर दिया प्लेजर का, क्वांटिटी की तरफ कर दी। तो जेरमी अपन से जा रहे हैं कि जेरमी बेंथम क्वांटिटी ऑफ प्लेजर की बात करता है वो। इसमें एक कोट जो है ये वाला याद रख लेंगे, एक ये वाला भी याद रख लेंगे तो बात बन जाएगी आपकी आराम से।
आगे जो है जेएस मिल ने मॉडिफिकेशन किया यूटिलिटेरियनिज्म का। जेएस मिल ने मॉडिफाई किया बेंथम के यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंट वे में। कैसे किया? क्वालिटिफिकेशन, हाँ, क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन प्लेजर, क्वालिटी के बेस पे उसने डिफरेंट किया। मिल ने पॉइंट किया कि जो क्वालिटेटिव डिफरेंस है बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेजर, ये उसने पॉइंट आउट किया कि क्वालिटी भी डिफरेंट करती है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेजर में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है। देयरफॉर ही रिकॉग्नाइज द वैरायटी ऑफ टेस्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। जो हमने ऊपर बात की कि डिफरेंट जो इंडिविजुअल उनके वैरायटी ऑफ टेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, ये उनका मानना था। लिबर्टी की बात करें, मिल ने प्रोटेक्ट किया। मिल प्रोजेक्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी एज ए लार्जेस्ट और द हाईएस्ट वैल्यू। उसने लिबर्टी को हाईएस्ट वैल्यू की तरह बोला। यूटिलिटेरियनिज्म पे इसके क्या इफेक्ट पड़े? हिज मॉडिफिकेशन टाइटल्ड यूटिलिटेरियनिज्म टुवर्ड्स इंडिविजुअलिज्म, कि उसके जो टाइटल था उसने यूटिलिटेरियनिज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ शिफ्ट ले लिया। पहले वो यूटिलिटी क्यों मानता था, अभी वो इंडिविजुअल को ज़्यादा मान रहा है। सो बेसिक करेक्टर ही ट्रांसफॉर्म हो गया। और वेलफेयर स्टेट की बात करें तो मिल आल्सो सपोर्टेड टैक्सेशन ऑफ द रिच फॉर द बेनिफिट ऑफ द पुअर। वो मानता था अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए गरीबों के बेनिफिट के लिए। सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मान सकते हैं कि प्रोग्रेसिव, जिसकी इनकम ज़्यादा उतना ज़्यादा टैक्स। सो इंडिया में भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का ही कंसेप्ट चलता है। सो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। दिस पेव द वे फॉर द वेलफेयर स्टेट। इसने वेलफेयर स्टेट के लिए एक रास्ता दिखा दिया। अभी कुछ डिफरेंस देख लेते हैं यूटिलिटेरियनिज्म पे और यूटिलिटेरियनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म में क्या डिफरेंस है। इसमें इंडिविजुअलिज्म में इंडिविजुअल सेंटर पे होता है। इसमें इंडिविजुअल राइट की बात की जाती है। इंडिविजुअल कैन नॉट बी सैक्रिफाइस फॉर द लार्जेस्ट यूनिट, ये मानते हैं इंडिविजुअल वाले। ये बोलते हैं कि रैशनल इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल जो है वो रैशनल है। वॉलंटरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे मार्केट सोसाइटी की बात करते हैं। जॉन लॉक और एडम स्मिथ इसके जो है एक्सपोनेंट है। इसमें इंडिविजुअलिज्म को ही जो मिल ने बाद में प्रमोट और मॉडिफाई किया था। अभी यूटिलिटी की बात करें तो ये नंबर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर सेंटर पे रखते हैं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इनका कोड भी है। कलेक्टिव हैप्पीनेस को मानते हैं। ये बोलते हैं कि फ्यू को सेक्रीफाइस किया जा सकता है कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए। ये प्लेजर और पेन को बोलते हैं कि वो है गाइड बिहेवियर। यूटिलिटी बेस्ड पॉलिसी बनाने की ये बात करते हैं। और क्वांटिफिकेशन भी आप लिख सकते हैं कि क्वांटिटी पे बात करते हैं। प्लेजर की क्वांटिटी यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ये बोलते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो होती है वो ग्रेटेस्ट नंबर से आती है। इसमें जो जेरेमी बेंथम आते हैं और मिल जो है इसमें मॉडिफाई कर दिया था इसको इंडिविजुअलिज्म की तरफ। तो ये है। नेक्स्ट हम न्यू लिबरलिज्म को देखते हैं। सो न्यू लिबरलिज्म का क्या मतलब? न्यू लिबरलिज्म, न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म और लिबर्टेरियनिज्म। वन थिंग मोर, जो पॉजिटिव लिबरलिज्म है उसको ही हम जो मॉडर्न लिबरलिज्म उसको हम बोलते हैं। और ये उसके बाद न्यू लिबरलिज्म आ जाता है, नया लिबरलिज्म, जिसको लिबर्टेरियनिज्म भी कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कंटेम्प्रेरी वर्जन ऑफ द क्लासिकल है। जो क्लासिकल लिबरलिज्म यहाँ पर उसका थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी वर्जन है। ये दिस आल्सो सीक्स टू रिस्टोर लेशल फ्लेयर इंडिविजुअलिज्म, की स्टेट का मिनिमम जो है इंटरवेंशन होना चाहिए इंडिविजुअलिज्म की इंडिविजुअल के लाइफ में। ये एम्फोसाइज करते हैं फुल ऑटोनोमी को और फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल को। ऑटोनोमी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल, ये मानते हैं। ये वेलफेयर स्टेट के अपोजिशन में बात करते हैं। ये बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट को डिनाउंस कर देना चाहिए, इनका ये मानना है। ये बोलते हैं कि अपोज स्टेट इंटरवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये भी ये उसको बोलते हैं। इनका मेन मानना था कि रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, ये इनका मेन जो कोट आप नोट कर सकते हैं कि रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट की बात ये करते हैं। तो हम हाईलाइट कर देते हैं सॉरी, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट की बात ये करते हैं। whose sphere of 1 minute, yes, so whose sphere of activities has expanded immensely। ये बोलते हैं कि जो स्टेट की एक्टिविटीज इतनी एक्सपेंड हो चुकी हैं उसको रोल बैक करने की जरूरत है। ये कंसिडर करते हैं कि एक्सेसिव जो वेलफेयर स्टेट है ये इंटरवीन कर रहा है, जो कि हार्मफुल है इंडिविजुअल की लिबर्टी के लिए। इसकी इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल माननी चाहते हैं। इसमें जो थिंकर है वो देख लेते हैं हम। इसमें एच ए हायक, जो कि ऑस्ट्रेलियन, ये फ्री मार्केट और स्पॉन्टेनियस ऑर्डर की बात करते हैं। नेक्स्ट मिल्टन फ्रीडमैन, अमेरिकन थिंकर, ये इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्री मार्केट की बात करते हैं। उसके बाद रोबर्ट नोजिक,
ये भी अमेरिकन थिंकर है, ये लिबर्टेरियनिज्म इनकी देन है। ये मिनिमल स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट का रोल मिनिमल होना चाहिए। ये क्रिटिसिज्म करते हैं वेलफेयर स्टेट को, कैसे करते हैं, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 1950 से लेके और 51, 1950 और 51 से लेके 1999 तक ये बात करते हैं। तो बोलते हैं कि न्यू लिबरल थिंकर्स आर्ग्यू दैट द वेलफेयर स्टेट आर इनएमिकेबल टू इंडिविजुअल लिबर्टी, कि जो वेलफेयर स्टेट है ये वेलफेयर स्टेट जो है ये इंडिविजुअल लिबर्टी को कम कर रही है, ये इनका मानना था। सो इसलिए ये बोलते हैं कि ये क्रिटिसाइज करते हैं इसी वजह से, ये इट इन्वॉल्व्ड द फोर्स ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द मोर कॉम्पिटेंट टू द लेस कॉम्पिटेंट। इनका मानना था कि जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट आदमी है या इंडिविजुअल उससे रिसोर्स ले रहे हैं और लेस कॉम्पिटेंट को दे रहे हैं। जैसे कि पॉजिटिव लिबरलिज्म ने कहा, पॉजिटिव लिबर्टी वालों ने कहा कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कंसेप्ट दिया जेएस मिल ने कि रिच से लो और पुअर को दो, तो ये उनके खिलाफ बात करते हैं। देयरफॉर दे सो टू रिवाइव रेशियल शेयर। ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए स्टेट की। ये बोलते हैं कि रेशियल फेयर बियॉन्ड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। कैसे बोलते हैं, ये सीख करते हैं रिस्टोर रेशियल फेयर नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स फेयर बट आल्सो इन सोशल एंड पॉलिटिकल फेयर। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स फेयर की बात नहीं करते, तभी ये लिबर्टेरियन और न्यू लिबरलिज्म है, क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक्स फेयर की भी बात करते हैं। नेक्स्ट, ये फुल लिबर्टी की बात करते हैं कि इंडिविजुअल को फुल लिबर्टी मिलनी चाहिए, कि न्यू लिबरलिज्म होल्ड करते हैं फुल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। इट सीक्स टू लिबरेट द इंडिविजुअल from institution that restrict his freedom, including political institution, religion, family, custom and social conformity। तो ये सब की वो बोलते हैं कि इन सब को के मामले में उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए। की आइडिया में देखते हैं क्या, इंडिविजुअल फ्रीडम शुड नॉट बी अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्टेड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कि मेन इनका ये आप जहाँ रखेंगे तो आपको न्यू लिबरल का क्रक्स पता चल जाएगा कि इंडिविजुअल फ्रीडम को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन द्वारा। ये इंडिविजुअल को बोलते हैं कि इंडिविजुअल मेकर है अपनी डेस्टिनी का। न्यू लिबरल रिजेक्ट करते हैं डिटर्मिनिस्टिक आउटलुक ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन पर्सनैलिटी, करेक्टर, थॉट एंड एक्शन कैन नॉट सिंपली बी अंडरस्टूड एज द आउटकम ऑफ द सर्कमस्टांसेस। कि सर्कमस्टांसेस को वो नहीं मानते कि डिटर्मिनिस्टिक मानते हैं, कि वो ये नहीं मानते कि ये डेस्टिनी है, वो मानते हैं कि इंडिविजुअल अपनी डेस्टिनी खुद बना सकता है। कैसे नहीं कि आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस उसका करेक्टर, उसकी पर्सनैलिटी, उसके थॉट्स, उसके एक्शंस चल रहे हैं। ये बोलते हैं कि जैसे कि ऊपर ये भी कोट है कि मैन एज ए थिंकर ऑफ हिज डेस्टिनी, ये इनका मानना है कि मैन एज ए थिंकर ऑफ हिज डेस्टिनी। देयरफॉर जो न्यू लिबरलिज्म है ये इज होस्टाइल टू सोशल एंड लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ एक्शन। सो ये मानते हैं कि ये होस्टाइल है सोशल और लीगल रिस्ट्रिक्शन, सोशल और लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है ये एक दुश्मन की तरह काम कर रही है इंडिविजुअल के फ्रीडम और एक्शन को। ये मेन फ्रेज आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करें, इन द इकोनॉमिक स्फीयर न्यू लिबरलिज्म particularly insist that man's freedom must be actively liberated from all restriction। कि जो मैन की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो किसी भी रिस्ट्रिक्शन के दायरे में नहीं होनी चाहिए। इट द ऑब्जेक्टिव इज टू enable individuals to achieve progress, prosperity, greater choice and economic autonomy। ये मानते हैं कि ये सब उसको अचीव करनी, कि उसके पास ऑब्जेक्टिव उसके ये सब हैं कि उसको प्रोग्रेस मिले, प्रोस्पेरिटी हो, उसकी चॉइसेस ग्रेटर उसको मिले, ज़्यादा चॉइसेस मिले, और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी, इकोनॉमी के स्फीयर में वो आज़ाद रहे। स्पॉन्टेनियस ऑर्डर की बात करते हैं जो कि हाइक ने दिया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर को माना जाता है। न्यू लिबरल बिलीव करते हैं इन द प्राइमेसी ऑफ द स्पॉन्टेनियस ऑर्डर ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, कि ह्यूमन की जो रिलेशनशिप है वो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर की पर बिलीव वो करते हैं। द फ्री मार्केट इज द चीफ एग्जाम्पल ऑफ द स्पॉन्टेनियस ऑर्डर। बोलते हैं कि जो फ्री मार्केट है यही एक चीफ एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस ऑर्डर का। सोशल ऑर्डर कैन इमर्ज फ्रॉम द वॉलंटरी एंड अनप्रिडिक्टेबल
इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट सेंट्रल डायरेक्शंस। वो जो बोलते हैं कि जो सोशल ऑर्डर है ये इमर्ज की गई है, कहाँ से होती है ये? वॉलंटरी एंड अनप्रिडिक्टेबल इंटरेक्शन इंडिविजुअल की जो सेंट्रल डायरेक्शन से हो रही है उसकी वजह से ये इमर्ज होती है। सो स्पॉन्टेनियस ऑर्डर आपने हाइक से याद रख लेना है। फॉर एग्जांपल इसकी फ्री मार्केट याद रख लेनी है, और ये इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है किसका? न्यू लिबरल का। नाउ ऑपोजिशन टू गवर्नमेंट्स नॉलेज, गवर्नमेंट्स की नॉलेज के ऑपोजिशन। न्यू लिबरल अपोज करते हैं आइडिया गवर्नमेंट कैन पोजेस डेफिनेटिव नॉलेज ऑफ ह्यूमन नीड्स। ये कहते हैं कि नो गवर्नमेंट कैन नो ऑल इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड नीड्स, कि किसी गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है कि जानने की। इंडिविजुअल नीड emerge through myriad unpredictable transaction between individual in the free and open society। ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल की नीड इमर्ज होती है वो अनप्रेडिक्टेबल, कैसे इमर्ज होती है? अनप्रेडिक्टेबल ट्रांजेक्शन है जो कि इंडिविजुअल के फ्री और ओपन सोसाइटी में होती हैं, इंटरेक्शन उसकी वजह से होती है। देयरफॉर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कैनॉट इफेक्टिवली डिटरमाइन व्हाट इंडिविजुअल नीड्स। सो ये सेंट्रल प्लानिंग के खिलाफ है कि सेंट्रल प्लानिंग नहीं डिटरमाइन कर सकते कि इंडिविजुअल को क्या नीड चाहिए। तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं सिंपल। कि कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, गवर्नमेंट प्लानिंग के खिलाफ है। गवर्नमेंट प्लानिंग ये बोलते हैं कि वो लिमिटेड नॉलेज के ऊपर बेस है। ये बोलते हैं फ्री मार्केट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड नॉलेज, क्योंकि इंडिविजुअल की चॉइस होती है। डिसेंट्रलाइज्ड नॉलेज प्लस इंडिविजुअल चॉइस, फ्री मार्केट की ये बात करते हैं। बेसिकली ये इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमी पे वो कहते हैं कि जो पॉलिसी है वो खुली होनी चाहिए, वो लिबरल पॉलिसी की बात करते हैं। मेनली इनका ये मानना है। मार्केट एज द mechanism of choice. If government tries to regulate individual transaction, it may curtail freedom without fulfilling genuine needs। ये कहते हैं अगर गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन को, सो ये फ्रीडम को कर्टेल करेगा विदाउट फुलफिलिंग जेन्युइन नीड्स। जेन्युइन जो नीड्स हैं इंडिविजुअल की वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी। देयरफॉर डिसीजन शुड प्रेफरेबली बी ट्रांसफर्ड टू द मार्केट। सो डिसीजन जो है वो मार्केट द्वारा ही लिए जाने चाहिए। द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू मैक्सिमाइज इंडिविजुअल चॉइस। इंडिविजुअल चॉइस को मैक्सिमाइज करना ही मार्केट से एक्सपेक्ट किया जाता है। सो मार्केट फ्रीडम प्लस चॉइस होनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट, मार्केट और डेमोक्रेसी इन द इकोनॉमिक स्फीयर। द मार्केट एग्जेम्प्लीफाइज जेन्युइन डेमोक्रेसी। In the political sphere, the market is presented as a model of genuine democracy. Political choices can be understood as exchange in which votes are traded against welfare benefits. The cost of such welfare benefit is ultimately borne by the most productive members of society। ये बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक स्फेयर में जो मार्केट एग्जाम्पलीफाई करता है जेन्युइन डेमोक्रेसी को, और बोलते हैं कि पॉलिटिकल स्फीयर में मार्केट जो प्रेजेंट करती है मॉडल ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी की। इकोनॉमिक स्फीयर में भी वो जेन्युइन डेमोक्रेसी को एग्जाम्पलीफाई करा मार्केट, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों में वो जेन्युइन डेमोक्रेसी को मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल चॉइसेस हैं वो अंडरस्टूड की जानी चाहिए। एक्सचेंज इन वोट्स आर ट्रेडेड अगेंस्ट वन, कि पॉलिटिकल चॉइसेस जो है वो किसके एक्सचेंज में की गई हैं? वोट्स के एक्सचेंज में, इन विच वोट्स ट्रेड किए गए हैं वेलफेयर बेनिफिट के अगेंस्ट, ये मानना है इनका। द कोस्ट ऑफ सच वेलफेयर बेनिफिट इज अल्टीमेटली बोर्न बाय द मोस्ट प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी की। इसका जो कॉस्ट है, जो ये बोलते हैं कि वेलफेयर अगर तुम कर रहे हो, वही बात कि रिच से तुम टैक्स ले रहे हो और पुअर को तुम वही टैक्स से वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हो, सो ये उसके खिलाफ है। ये बोलते हैं कि मोस्ट प्रोडक्टिव सोसाइटी के मेंबर के उनको ये अल्टीमेटली बोर्न करना पड़ता है, ये इनका मानना। अभी क्रिटिसाइज करेंगे हम लिबरलिज्म के थॉट को। सो लिबरलिज्म एंड कैपिटलिज्म की बात करते हैं। सो लिबरलिज्म इज अ डायनामिक पॉलिटिकल फिलोसफी दैट हैज रिस्पोंडेड टू चेंजिंग नीड्स ऑफ टाइम। सो ये तो पता ही कि डायनामिक पॉलिसी है, चेंजिंग नीड ऑफ टाइम के हिसाब से चेंज होती है। However, like other ideologies, it has failed to render mankind from its predicament। पर ये फेल रही है, क्यों रही है? क्योंकि मैनकाइंड को उसकी मुसीबतों से, प्रेडिकमेंट से निकालने में, रिडीम करने में ये फेल रही है। कैसे रही है देखेंगे। लिबरलिज्म हैज रिमेन्ड फर्मली अटैच्ड टू कैपिटलिज्म, क्योंकि ये कैपिटलिज्म से अटैच रही है। कैसे रही है?
its new development can therefore be seen as a devices for the sustaining or justifying the capitalist system। इसको ये मानते हैं कि ये जो डेवलपमेंट होती हैं इसको कैसे देखा जाता है कि ये एक डिवाइसेस है जो जस्टिफाई करता है और सस्टेन करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम को। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जस्टिफाई करता है और सस्टेन करता है कैपिटलिस्ट सिस्टम को, ये पहला इनका मानना है, जिसमें यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऊपर से इन्होंने भूमिका बनाई है। सेकंड ये बोलता है कि लिबरलिज्म रिटेन करता है बुर्जुआ करैक्टर को। हाँ, बुर्जुआ करैक्टर क्या होता है? बुर्जुआ करैक्टर कैपिटलिस्ट क्लास को रिटेन करता है। सो लिबरल अराउज करता है प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआ क्लास व्हेन पॉलिटिकल पावर वाज कंट्रोल्ड बाय द फ्यूडल इंटरेस्ट, जबकि पॉलिटिकल पावर कंट्रोल की जाती है फ्यूडल इंटरेस्ट। सो द नेक्स्ट थिंग क्रिटिसिज्म इज, जो लिबरलिज्म है ये रिटेन करता है बुर्जुआ का करैक्टर। तो क्या ये कहना चाह रहा है कि लिबरलिज्म जब आया तो वो क्यों आया? वो बुर्जुआ क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया। किससे? जब जो लॉर्ड थे, फ्यूडल इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल पावर उनके द्वारा कंट्रोल की गई थी, तब की बात ये कर रहा है। तो अर्ली फेज में लिबरलिज्म एम्फोसाइज करता है लेशल फ्लेयर इंडिविजुअलिज्म पे, मिनिमम गवर्नमेंट पे, मिनिमम रेगुलेशंस पे और प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। तो इसके क्रिटिसिज्म के रूप में क्या है कि ये एक इग्नोर कर देता है ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन को, ब्रॉडर ह्यूमैनिटेरियन कंडीशन को। द एब्सोल्यूट एम्फोसाइज ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एम्फोसाइज करता है, ये अपोज करता है, यूज टू अपोज फैक्ट्री लेजिस्लेशन, वर्कर्स के साथ कैसा लेजिस्लेशन के लिए होनी चाहिए। हाउसिंग रिफॉर्म्स की ये इग्नोर कर देता है। रेगुलेशन ऑफ अडल्टरेटेड गुड्स, जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन पे मिलावट करके उनको बेचा गया है, खास करके जो फूड आइटम्स होती हैं तो उन पे ये कुछ नहीं बोलते। कंपल्सरी सैनिटेशन की बात को ये अपोज करते हैं, तो ये एक उनका मेजर क्रिटिसिज्म है। इवन आरएच टोने जो है अपनी द एक्वाजिटिक सोसाइटी में ये कहते हैं कि क्रिटिसाइज करते हैं द टेंडेंसी टू ट्रीट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी एज सेक्रेड। ये वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रॉपर्टी को ये पवित्र सेक्रेड मानते हैं। इवन व्हेन इट प्रोड्यूस, जब इवन तब भी वो प्रोड्यूस कर रही है वाइड स्प्रेड, क्या कर रही है? सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कर रही है, इनडिग्निटीज कर रही है और इनजस्टिस प्रोड्यूस वो कर रही है। सो ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट एज ए मीन ऑफ मेंटेनिंग कैपिटलिज्म, की जो वेलफेयर स्टेट है ये मेंटेन करती है कैपिटलिज्म को। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बुर्जुआ ने अपने आप को खुद ही वो पावर में आ गए, बुर्जुआ क्लास जो थी, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी। तो लिबरलिज्म का फंक्शंस वाइड हो गए, वो फंक्शन एज स्टेट भी करने लगा, फंक्शन ऑफ द स्टेट भी वो करने लगा। इट ग्रेजुअली सपोर्ट द ग्रेटर स्टेट रेगुलेशन हो गई। तो क्रिटिक ये कहते हैं कि द वेलफेयर स्टेट वाज नॉट क्रिएटेड प्राइमरली आउट ऑफ द सिंपैथी फॉर पीजेंट्स, वर्कर्स और ऑर्डिनरी पीपल, रादर इट हेल्प्ड enlist the support of these classes and maintain the status quo। सो ये एक क्रिटिसिज्म की बात करते हैं कि ये इनके लिए काम नहीं करते हैं। सो की आर्ग्यूमेंट इनका ये है कि लिबरलिज्म इन प्रैक्टिस सपोर्ट ए कैपिटलिस्ट सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी, जो फेवर करता है कंडीशन किसके लिए? बुर्जुआ के लिए, कि वो मेंटेन करें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को। तो ये एक मेन आर्ग्यूमेंट इसका आएगा। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि स्टेट जो वेलफेयर स्टेट है ये क्रिएट करता है एक एल्यूजन ऑफ वेलफेयर का इल्यूजन क्रिएट करता है। लिबरलिज्म फॉलोज द पॉलिसी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज, ये इंक्रीमेंटल चेंज की पॉलिसी को फॉलो करता है। इंक्रीमेंटल चेंज का मतलब है प्रोवाइडिंग स्मॉल एंड कंटिन्यूअल कंसेशंस टू लोअर क्लास को छोटे और कंटिन्यूस कंसेशन देना, ये इस बात के लिए मानता है। सो क्रिटिसिज्म इसकी ये होती है कि ये पॉलिसी जो है ये कंटेन करती है सोशल अनरेस्ट को, ये प्रिवेंट करती है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को, और ये होल्ड करती है फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन इन चेक, कि ये सोशल अनरेस्ट को कंटेन करती है, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को भी रोकती है, और ये इसको रेवोल्यूशन की फोर्सेस को एक होल्ड पे रखती है, उनको भी बढ़ने नहीं देती। तो ये एक इल्यूजन की तरह क्रिएट कर दिया है कि वेलफेयर का इल्यूजन सा हो गया है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का भी ये क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म है ये सपोर्ट करती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, किसके assumption पे कि दैट स्टेट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द ऑल ग्रुप्स विद इन सोसाइटी। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन रिकंसील कन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट, ये कॉन्फ्लिक्टिव इंटरेस्ट को
समझौता करवाती है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के बीच के इंडिविजुअल के बीच। तो क्रिटिसिज्म में ये बोलता है कि ये अजम्पशन दिस अजम्पशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज यूनिवर्सल वैलिड, यूनिवर्सली वैलिड नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं माना चाहिए? पर्टिकुलर इन डेवलपिंग कंट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रुप्स होते हैं वो नॉट इक्वली कॉन्शियस देयर ऑफ देयर ग्रुप। जो ग्रुप्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को लेके इक्वली कॉन्शियस जो है वो नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं। ग्रुप्स आर नॉट इक्वली वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं होते हैं। वो दे आर नॉट वोकल, उनकी वॉइस सबकी बराबर नहीं है, वोकल वो नहीं है। और सोसाइटी जो है डोमिनेटेड की जाती है वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा। तो ये क्रिटिसिज्म है। अनइक्वल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं। ए स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट में बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड, एक्टिव एंड वोकल। कि स्मॉल नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड हों, एक्टिव हों और वोकल हों। मच लार्जर द मच लार्जर बॉडी ऑफ कंज्यूमर में बी इनएडिक्वेटली ऑर्गेनाइज। और जो कंज्यूमर हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर है, वो इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइज ना हो। ये भी एक एग्जांपल इसका लिया जा सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं कि जो डिसीजन जो लिए जाते हैं, even through the decision are taken through representative institution, different group do not necessarily receive equal protection of their interest। कि डिसीजन तो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन द्वारा लिए गए हैं, बट जो इक्वल, जो इसका मतलब ये नहीं कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट, वो इक्वल हुई है, उसके प्रोटेक्ट हुई है उनकी रिप्रेजेंटेशन। सो फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट इक्वल टू इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो ये इनके क्रिटिसिज्म लिबरलिज्म के थे। अभी जो नेक्स्ट हेडिंग वो है कंट्रीब्यूशन, इसने क्या किया सोसाइटी के बीच में, तो ये भी एक हम देख लेते हैं। लिबरलिज्म एंड द राइज ऑफ रैशनलिज्म। द ग्रेटेस्ट मेरिट जो लिबरलिज्म की है वो लाई करती है कि इसने ट्रेडिशनलिज्म को रिप्लेस करके मॉडर्निज्म, जो मॉडर्न रैशनलिज्म है उसको उसकी जगह ली। ये असर्ट करता है कि सोशियो इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो बेस होने चाहिए, प्रीवियसली जो बेस थे ट्रेडिशन पे, वो बेस होने चाहिए किस पे? रीजन पे बेस होने चाहिए। दस लिबरलिज्म ने क्या प्रमोट किया? इसने रीजन प्रमोट किया, इसने रैशनैलिटी को प्रमोट किया, इंडिविजुअल जजमेंट को प्रमोट किया, मॉडर्निटी को प्रमोट। नेक्स्ट, द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज इनिशिएटेड बाय द न्यू मिडिल क्लास, पर्टिकुलरली जो मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने की, तो इसने इसको बढ़ावा दिया। तो ये न्यू रैशनल सोशल ऑर्डर को बढ़ावा दिया। सो एक और भी एक फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हुआ। हम बोलते हैं कि जो मेडिवल टाइम था, मध्यकालीन टाइम था, उससे वहाँ से आधुनिक समय की तरफ, दैट इज मॉडर्न समय की तरफ बढ़े। तो फ्यूडलिज्म की से कैपिटलिज्म की तरफ बढ़े। फ्यूडलिज्म रिप्लेस किया गया कैपिटलिज्म से इन इकोनॉमिक स्फेयर। कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉलिटिकल शिफ्ट भी हमें देखने को मिला। लिबरलिज्म देयरफॉर contributed to the transformation from the feudalism to capitalism and from the traditional political authority towards the modern constitutional politics। जो पहले अथॉरिटी पॉलिटिक्स में चलती थी, जैसे कि फ्यूडल लॉर्ड की अथॉरिटी चलती थी, पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में था, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे आधारित हो गया है। तो ये एक इसका कंट्रीब्यूशन है। नाउ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म ने कुछ सोशल इवल इफेक्ट भी प्रोड्यूस किए। विद द सक्सेस ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म द कंडीशन ऑफ द वर्कर क्लास डिटेरियोरेटेड। जो वर्किंग क्लास की कंडीशन थी वो उसको काफी नुकसान हुआ। द फ्रीडम एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, सो वर्कर की जो कंडीशन है वो डिटेरियोरेट हुई। द फ्रीडम एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड विद कैपिटलिस्ट डू नॉट बेनिफिट ऑल सेक्शन इक्वली। इक्वली ऑल सेक्शन को बेनिफिट नहीं मिला उससे। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन, लिबरलिज्म एंड द राइज ऑफ सोशलिज्म। लिबरलिज्म एंड द राइज ऑफ सोशलिज्म। सो लिबरलिज्म से सोशलिज्म का भी राइज हुआ। कैसे हुआ? वंस द प्रोसेस ऑफ रीडिफाइनिंग सोशल रिलेशन according to region has begun, it could not be stopped from reaching its logical conclusion। very good statement, इसको आप यूज कर सकते हैं। this contributed to the rise of socialism, इसने सोशलिज्म को बढ़ावा दिया। तो सोशलिज्म सोट क्या करते हैं? वो सोट a better deal for the working class using the same principle of region initiated by the liberalism। so liberalism ने जो रीजन का चलाया था कि रीजन से ही सोशल रिलेशन डिफाइन की जानी चाहिए, वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा? सोशलिज्म से पहुंचा। सो उसकी वजह से ही सोशलिज्म
राइज हुआ। देख सकते हैं कि लिबरलिज्म से रीजन का राइज हुआ। सो इन्होंने क्रिटिसाइज किया एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशनशिप को, और उसके उसी से ही सोशलिज्म को बढ़ावा मिला, सोशलिज्म का राइज हुआ। सो कह सकते हैं कि अनइंटेंशनली ही सही, बट इसने इंटेलेक्चुअल कंडीशन क्रिएट कर दी सोशलिस्ट क्रिटिक के लिए, अपने ही क्रिटिक तैयार कर दिए। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डायनेमिक फोर्स है, रीजन एज ए डायनेमिक फोर्स, फेथ इन रीजन इज ए डायनेमिक फोर्स, कि विश्वास होना अपने रीजन पे, रीजन की क्षमता पे, डायनेमिक फोर्स है। लिबरलिज्म डिड नॉट रिमेन स्टैटिक, लिबरलिज्म स्टैटिक जगह पे खड़ा नहीं रहा, वो चेंज होता रहा। इट ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ व्हेनेवर कॉन्फ्रंटेड विद न्यू चैलेंजेस, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता रहा जब जब वो न्यू चैलेंजेस से कॉन्फ्रंट किया गया। सो दिस रेवोल्यूशन प्रोड्यूस्ड न्यू इंसाइट्स कहाँ पे है? फ्रीडम में, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, प्रोग्रेस एंड अदर ह्यूमन वैल्यूज पे ये सभी जो इंसाइट्स ही प्रोड्यूस की गई। सो तो क्यों की पॉइंट्स जो है वो आप कह सकते हैं कि लिबरलिज्म डायनामिक पॉलिटिकल फिलोसफी है रादर देन ए फिक्स्ड डॉक्ट्रिन के बजाय। नाउ जो टू कंसेप्ट हैं, टू कंटेम्पररीज कॉन्टेक्स्ट हैं जो लिबरलिज्म के, वो क्या हैं? टू मेन कॉन्टेक्स्ट, वन इज थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि हम देख लिया कि लिबरलिज्म कैन बी यूज्ड, जो कि उन्होंने जस्टिफाई किया इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ कैपिटलिस्ट फोर्स सोसाइटी को। हाउएवर दिस in this form it faces inner contradiction। कैसे? These contradiction arises particularly from the economic inequality, concentration of wealth, and that is conflict between the individual freedom and socio-economic inequality. Such contradiction must be addressed by invoking broader human values। So broader human values पे फोकस करके ये इन चीज़ों को इन्वोक हटाया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट वो थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म निकल के आई। सो लिबरलिज्म को बोल सकते हैं कि ये इन्होंने प्रोवाइड किया फाउंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फाउंडेशन को प्रोवाइड किया। इट सपोर्ट सुटेबल कर्व्स ऑन पॉलिटिकल पावर पे जो कर्व्स लगने चाहिए थे, लिमिटेड गवर्नमेंट की बात इन्होंने की। इन्होंने एम्फसाइज किया किस पे? लिमिटेड गवर्नमेंट पे, रूल ऑफ लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पे, और प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस ऑफ व्यू। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मेन मोटिव यही होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट, ये सब चीजें। सो द लिबरलिज्म embodied lasting political values which understood as the foundation of constitutionalism। so उन्होंने ऐसी वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज को का बढ़ावा दिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फाउंडेशन बनी। लिबरलिज्म इज लाइकली टू सर्वाइव। सो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि लिबरलिज्म इज लाइकली टू सर्वाइव एज ए पॉलिटिकल फिलोसफी बिकॉज when associated with constitutionalism and suitable restraint on political power, it embodies lasting political values। lasting political values ये इनका मानना था, मानना नहीं, ये आप लिख सकते हैं कंक्लूजन में। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया, अगर आपने पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं कि वो प्रिंसिपल जो इंसिस्ट करता है ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट नो ऑर्गन ऑफ और office holder of the state is allowed to use arbitrary power, कि वो प्रिंसिपल जो इंसिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग ऑफ द स्टेट पे, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, ताकि कोई ऑर्गन, ना ही कोई ऑफिस होल्डर स्टेट का आर्बिट्ररी पावर को यूज कर पाए, नहीं कर पाए, नॉट अलाउड। ठीक है। सो constitution not only provide for the framework of government but also prescribe powers of various organs of government and limit on these powers। ये सिर्फ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करता गवर्नमेंट के लिए, बट ये पावर के प्रिस्क्राइब करता है कि किस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को कितनी पावर मिलनी चाहिए, लिमिट करता है ये उन पावर पे। तो ये था आज का लेक्चर। हाँ, अभी ये एक मेजर थिंकर और उनके कंट्रीब्यूशन है लिबरलिज्म पे, आप इनको खुद ही पढ़ लें। मैं टेलीग्राम पे इसका नोट्स आपके अपलोड कर देता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट्स अवेल कर पाएंगे। नोट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसको एक बार पढ़ लें अपने एंड पे। मैंने ये सब पढ़ा दिया है, वैसे आप एक बार देख लें इनको, सारे मैंने थिंकर एक जगह पे दे दिए हैं। तो दिस इज एंड फ्रॉम माई साइड।
So if you watch till here, congratulations. And if you like the video, please hit the like button and share your feedback in the comment section. That is very valuable for me. And please subscribe to my channel. If you find any value in this video, please subscribe to my channel, and see you in the next video. Thank you.